गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और इसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर बात की थी, जिसमें एक निहारिका सिद्धांत, इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, फिर हमने तारों का निर्माण किया, ग्रहों का निर्माण किया, सौर मंडल का निर्माण किया। और अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल के अंदर 8 ग्रहों के निर्माण के बाद हम कुछ ऐसे बात आगे करेंगे जिसमें चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा, चूंकि हम सभी जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में आज बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह माना गया और इसके संबंध में सर्वप्रथम सन 1838 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सर जॉर्ज डार्विन। और इन्होंने अपने चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में एक मत दिया, एक विचार दिया। और उस मत या उस विचार को उन्होंने किस प्रकार से बताया कि उनका मानना था कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेज गति से, किसका मानना है? सर जॉर्ज डार्विन का मानना है कि पृथ्वी व चंद्रमा एक तेज गति से घूमते हुए एक विशाल पिंड थे, या तेज गति से घूमता हुआ एक पिंड के रूप में थे। कौन? पृथ्वी और चंद्रमा। और जिनका आकार कैसा था? तो इनका आकार बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा था। और ऐसे आकार के ये 2 पिंड जो तेज गति से घूम रहे थे, इनके अंततोगत्वा यानी बाद में ये दोनों ही पिंड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और उनका मानना है कि उस टूटे हुए अंग से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ है। और इन्होंने कहा कि वो टूटे हुए जो भाग थे वह एक भाग चंद्रमा के रूप में निर्मित हुआ, और दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो प्रशांत महासागर का जो गर्त है, अर्थात प्रशांत महासागर का जो निर्माण हुआ, जो गर्त का मतलब खड्डा, कि यहाँ पर गिरने से वही प्रशांत महासागर का गर्त के रूप में जो वर्तमान में मौजूद प्रशांत महासागर देख रहे हैं, एक टुकड़ा जो चंद्रमा के रूप में और एक टुकड़ा जो गिरा वो प्रशांत महासागर के गर्त के रूप में बताते हैं। ऐसा मानना है किसका? सर जॉर्ज डार्विन का। परंतु हमारे वर्तमान समय के या आधुनिक वैज्ञानिकों का ने इस मत का क्या किया है? खंडन किया है। अर्थात इस मत को या इस विचार को सही नहीं बताया। और उनका मानना है, अर्थात वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का निर्माण बड़े टकराव का नतीजा है। चंद्रमा का निर्माण एक बड़े टकराव का निर्माण है, जिसे उन्होंने द बिग स्प्लिट कहा। ये ध्यान रखना। द बिग स्प्लिट क्या है? ये हमारे सामने सबसे मस्त क्वेश्चन आता है। तो द बिग स्प्लिट हमारा चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कह सकते हैं या प्रस्तुत विचारधारा कह सकते हैं। अर्थात चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो विचारधारा या जो सिद्धांत दिया उसे द बिग स्प्लिट सिद्धांत कहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हमारा ध्यान रखिए। अब आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक बड़े टकराव के कारण ऐसा हुआ। और उन्होंने कहा कि यह बड़ा टकराव कैसे हुआ, इसके संबंध में उनका मानना है कि उन्होंने कहा या ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद, अर्थात पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद क्या होता है कि मंगल ग्रह से भी 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड जो घूमते हुए पृथ्वी से टकराया। किससे टकराया? पृथ्वी से। अब इस तरह की स्थिति होने से क्या हुआ? पृथ्वी का ही एक हिस्सा टूट जाता है। और इनका मानना है, आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के टकराव से वो बड़ा जो पिंड था, जो मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा था, जब वो पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी से ही एक छोटा सा टुकड़ा
क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और वह पृथ्वी के कक्ष में अर्थात पृथ्वी के चारों ओर, कक्ष का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर एक समान एक निश्चित दूरी पर क्या करने लगा, घूमने लगा अर्थात परिक्रमण करने लगा। किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में अर्थात निश्चित स्थान पर ही यह घूर्णन करने लगा। और ऐसा माना जाता है कि यही जो टुकड़ा पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ और पृथ्वी के कक्ष के चारों ओर क्या होने लगा, घूर्णन करने लगा और यही चंद्रमा कहलाया और इसे हम चंद्रमा कह सकते हैं और इसे हम पृथ्वी का एक उपग्रह कहते हैं। और ऐसा उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी से यह टुकड़ा अलग हुआ अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा के निर्माण का समय, इन्होंने कहा कि यह जो समय है वह 4.44 अरब वर्ष पहले ऐसा हुआ अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा का अलग होना और पृथ्वी के कक्ष पर चारों तरफ घूर्णन करना। इस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा के संबंध में यह बात बताई और जिसे सभी लोगों ने माना। तो यहाँ पर हमारे सामने चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर दो प्रकार की विचारधाराएं हमने देखी। एक तो सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के समान ही एक और पिंड जो चंद्रमा था ऐसा उन्होंने माना, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसा न मानते हुए उन्होंने कहा कि पृथ्वी से ही एक बिग स्पेक अर्थात एक बड़ा विस्फोट हुआ और उससे एक टुकड़ा अलग होकर पृथ्वी के कक्ष के चारों ओर घूमने लगा और जिसे हमने वर्तमान में चंद्रमा और उसके उपग्रह के रूप में, एक प्राकृतिक उपग्रह के रूप में उसको संज्ञा दी है। और उन्होंने कहा कि यह जो काम हुआ या यह जो कार्य हुआ वह 4.44 अरब वर्ष पहले की घटना है। और अब जब हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद अर्थात पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद हमने यह घटना देखी। अब हमारे सामने अगली बात अंतिम रूप में आती है और वहां हम देखेंगे कि पृथ्वी का उद्भव अर्थात पृथ्वी का विकास तो हो गया था, पृथ्वी का निर्माण तो हो गया था, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी एक गर्म पिंड के रूप में थी। धीरे धीरे समय के साथ यह क्या होती है, ठंडा होता है। यह पिंड ठंडा होने के कारण या ठंडा होने के बाद इसके ऊपर जीवन क्या होता है, संभव हो पाता है। परंतु हम पृथ्वी के उद्भव में यह देखेंगे कि पृथ्वी प्रारंभिक समय में एक गर्म पिंड के रूप में, एक वीरान ग्रह के रूप में और जहां वायुमंडल अत्यधिक विरल था। वायुमंडल का अत्यधिक विरल होना अर्थात चारों तरफ से वायुमंडल इस तरह से फैली हुई थी कि उसको किसी भी तरह से वायुमंडल को किसी भी तरह से किसी भी जीव जंतु या किसी के लिए उपयुक्त नहीं था। और इस वायुमंडल में हम देखते हैं कि दो प्रकार की गैसें, एक तो था हाइड्रोजन और दूसरा था हीलियम। इन दोनों ही गैसों का विरल अवस्था में रहना और गर्म अवस्था में होना, वीरान होना और इस कारण पृथ्वी पर कुछ समय जीव नहीं थे अर्थात पृथ्वी इस प्रकार से नहीं थी। परंतु फिर हम देखते हैं कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे बदलाव आए और यह वीरान गर्म और विरल वायुमंडल की अवस्था वाली पृथ्वी जिस पर क्या होता है, हम देखते हैं कि इस प्रकार की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार की स्थितियां आ जाती है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, स्थलमंडल का, फिर वायुमंडल, फिर जलमंडल और फिर हमने देखा कि इन तीनों ही मंडलों के उपयुक्त दशाओं के कारण स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल की उपयुक्त अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ पर एक दूसरा मंडल जिसको अपन बोलते हैं जीव की उत्पत्ति हुई। और हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारी प्रकृति जो एक मनोरंजन दृश्य के साथ साथ एक हरे भरे ग्रह के साथ मानव ग्रह के रूप में हम पृथ्वी को देखते हैं। और यह जो घटना हुई, कौन सी घटना कि पृथ्वी के उद्भव के बाद यह जो ग्रह के अंदर जो जीवन का
आना या इस ग्रह पर जीव की उत्पत्ति हुई, यह जो घटना हुई वह आज से अर्थात वर्तमान से 460 करोड़ वर्षों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। अर्थात पृथ्वी के निर्माण के बाद, अर्थात पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, ये हमने पढ़ा, पृथ्वी एक ग्रह बनी, तो ग्रह बनते ही पृथ्वी पर स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल की उत्पत्ति नहीं हुई। उस ग्रह के निर्माण या पृथ्वी के ग्रह बनने के बाद 460 करोड़ वर्षों के दौरान इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, इस प्रकार की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर परतदार संरचना का विकास हुआ और इस परतदार संरचना के विकसित होने से यहाँ पर जीव की उत्पत्ति हुई। और वहाँ जीव की उत्पत्ति हम किस रूप में देखेंगे? स्थलमंडल के विकास के रूप में, वायुमंडल के विकास के रूप में, जलमंडल के विकास के रूप में। अर्थात इन तीनों ही स्थितियों की अंतर संबंध से विकसित जो दशा हुई वह कहलाती है जीव की उत्पत्ति। और इस प्रकार से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्थलमंडल का विकास, वायुमंडल का विकास, जलमंडल का विकास और जीवमंडल का विकास। धन्यवाद।